शुभ संध्या। आप सबका आज के जूम चर्चा में स्वागत है। आज हम गांधीवादी विचारधारा पर बात करेंगे। कोटेशन संख्या 8110 से लेकर 8122 तक हमें इस पे बात करनी है। इसके अंतर्गत हमने 4 बिंदुओं को शामिल किया है, जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला है वह है कि जो गांधीवादी विचारधारा है वह क्या है। तो इसमें कहा गया है कि जो गांधीवादी विचारधारा है वह यह तय करती है कि जो हमारे यहाँ जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, महिला उत्पीड़न, इसे हम दूर करना है। गांधीवाद इन सभी मामलों में बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रखती है। लेकिन आज के समय में दिक्कत यह है कि गांधीवाद के नाम पर जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं वह अत्यंत चिंता की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांधी हमारे देश में सत्ता प्राप्ति के माध्यम बन चुके हैं। कोई भी राजनीतिक दल है, जब वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करता है या व्यक्ति, तो वह गांधी को ही अपना लक्ष्य बनाता है और उन्हीं के आदर्शों पर, विचारों पर चलने का ढोंग करता है। इसके लिए वह जो बातें उन्होंने कही उसको अपने घोषणा पत्र में या दल के संविधान में शामिल करता है। अब इसमें देखना यह है कि सत्ता जो हर समाज के हर क्षेत्र को अपना गुलाम बना रही है, तो यह सोचने वाली बात है कि गांधीवाद आखिर क्या होगा। और यह बात जान लीजिए कि गांधीवाद या गांधी इस सत्ता के पक्ष में नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि जो व्यवस्था है, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, उस पे कोई हावी हो। और यही चिंता आजकल व्याप्त है। जो दूसरा जो टॉपिक है वह है कि गांधीवाद समाजवाद के पक्षधर थे, लेकिन उनका समाजवाद वह नहीं था जो आमतौर पे माना जाता है। उनका समाजवाद का मतलब था कि समाज ही सर्वोच्च है। जब समाज सर्वोच्च होता है तो उन्होंने कहा कि हम गांव परिवार को हम स्वायत्त इकाई मानेंगे। उन्होंने समाज सर्वोच्च का नारा दिया। इसके लिए उन्होंने कई तरह की बातें की। ग्राम स्वराज और लोक स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। वह चाहते थे कि जो
राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का जो अधिकाधिक नियंत्रण हो वह गांव के हाथ में हो। इसी बात पे वो अपनी जो गांधीवाद थे उसकी स्थापना की। जो तीसरा टॉपिक है को कि जो विचारक है और संगठन, इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए, हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि विचारक और, और संगठन दोनों एक नहीं हो सकते। कारण यह है कि सच्चे अर्थों में विचारक वही हो सकता है जिसकी अपनी बौद्धिक क्षमता हो, जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक चीजों को समझने की शक्ति हो, जो किसी विशेष संगठन, दल या विचारधारा से संबंधित न हो। अगर हम किसी संगठन के सदस्य बनते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें उसका जो संविधान है, जो उसकी विचारधारा है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और जब हम चलेंगे तुम्हारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो वैचारिक स्वतंत्रता है, वह खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि गांधी जो गांधी ने कभी भी किसी संगठन की औपचारिक सदस्यता नहीं ली और ना वह किसी अनुशासन से बंध है। और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस की सभी प्रकार की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। इसका मतलब ये हुआ, हम यह कह सकते हैं कि गांधी किसी भी तरह के संगठन के खिलाफ थे। वह वैचारिक स्वतंत्रता को मानते थे और यह बात दिखती भी है। उन्होंने एक बार कहा था कि जब भारत को आजादी मिल गई है, अंग्रेज यहां से चले गए हैं, तो हमें जो कांग्रेस पार्टी है उसे खत्म कर देना चाहिए। खैर ऐसा हो नहीं पाया और कांग्रेस पार्टी आज भी अस्तित्व में है। अब अंतिम जो है कि वर्तमान में जो विचारधारा चल रही है, एक तो है कि गांधी के नाम पर अपनी राजनीति करती है, और दूसरी है कि जो गांधी के विपरीत चलती है। देखिए, जो पहली विचारधारा है जो गांधी के साथ चलती है, उसने तो गांधी का जो उनकी सोच है, विचारधारा है, उसको त्याग दिया। गांधी की जो लक्ष्य थे, जो उनकी विचारधारा थी, आज उस पार्टी ने, उस दल ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया है। एक ऐसी भी विचारधारा है जो जो गांधी के खिलाफ चलती है, लेकिन वो जो विचारधारा है वह उतनी मुखर है नहीं, तो उस पर हमें उतनी बात करना सही नहीं है। लेकिन जो विचारधारा गांधी के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि करती है, उनको माला पहनाती है, अपने नाम के साथ गांधी शब्द जोड़ लेती है, खादी और चरखा का ढोंग करती है, उसने गांधीवाद का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और यह देखने वाली बात है कि आजादी के बाद से आप देखिए, हर पार्टी गांधी का ही नाम लेती है, क्योंकि गांधी
एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जो सबको सूट कर जाते हैं। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, चरखा, खादी, ये चाहे किसी भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, चाहे उसकी विचारधारा जो भी हो, उसको यह बातें सूट करती हैं। यही कारण है कि गांधी प्रासंगिक बने हुए हैं। या अगर कहा जाए तो हमारी सरकारों ने भी इनको जीवित रखा है। जैसे हर 2 अक्टूबर को, हर 30 जनवरी को राजघाट पे कार्यक्रम होता है। सरकारी किताबें खरीदी जाती हैं, उनके सम्मान में संगीत कार्यक्रम होता है। इस तरह के उपायों से हमने गांधी को प्रतीकात्मक रूप से जिंदा रखा है। तो ये थी आज के 4 बिंदु जिस पे हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी क्षमता अनुसार आपको ये बात समझाई। आप लोग ने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। और सभी साथी अगर सीमित समय में ही बात रखेंगे, 5 मिनट में अपनी बात रख लें, तो चर्चा जो है सार्थक हो पाएगी। कोई भी साथी बताएं। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रख देता हूँ। देखिए, मैं आज सुबह भी विचार कर रहा था कि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी क्या विचारधारा है। हमारे यहाँ स्वदेशी का एक आंदोलन चल पड़ा और गांधी जी ने जो है वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उनकी होली के जलाने के लिए जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया। हम लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भारत तो स्वतंत्र हो गया। फिर मैं विचार करता हूँ कि हम लोग कहते हैं तन हो स्वदेशी मन हो स्वदेशी, फिर ये क्यों नहीं कहते कि संविधान हो स्वदेशी। मतलब क्या व्यवस्था है, व्यवस्था विदेशियों की रहेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि तन हो स्वदेशी मन हो स्वदेशी और संविधान विदेशी। तो व्यवस्थाएं तो हमने पूरी दुनिया भर में से ले ली। गांधी चाहते क्या थे? गांधी चाहते थे भारत के लिए भारतीयों के अनुसार जो है व्यवस्था का निर्माण हो। अंग्रेजों के चले जाने से भारत स्वतंत्र हो गया, तो फिर हमारी जो बौद्धिक गुलामी रही या जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की जो गुलामी रही, वो किस प्रकार से दूर होगी। तब मैं वहां देखता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं, आर्य समाजी हैं हरिद्वार में। एक बार मेरी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने गांधी जी पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट लिखी कि कौन कहता है चरखे से आजादी आई थी। तो आर्य समाज में बड़ा चरखे का बहुत विरोध होता है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, ये बताइए चरखे से नहीं आई थी तो क्या आजादी जो है वह चम्मच और बर्तन से आएगी? आखिर जिस वस्तु का निर्माण जिसके लिए किया गया है उसका वही उसको उपयोग हो सकता है। चम्मच का उपयोग भोजन करने के लिए कहा गया है तो उससे आजादी का क्या लेना देना है। जाहिर सी बात है कि चरखा जो है वो किसी को गोली मारने का प्रतीक तो नहीं है, लेकिन चरखा प्रतीक किस चीज का था? तो चरखा चरखा प्रतीक था कि उस समय भारत में लाखों जो बुनकर थे हमारे कलकत्ता में, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सारा कपड़ा जो है वो विदेशों से आयात होकर के आने लगा। तब गांधी जी ने कहा, वहां पर विरोध किया कि नहीं, हम अपना चरखे से घर घर में हम लोग कपड़ा बनाएंगे और हम लोग खुद पहनेंगे।
तब जा करके उन गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया और वहां पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई कि नहीं, भारत के लोग भारत के ही वस्त्र पहने। ये कैसी स्वतंत्रता की हम बात करते हैं कि जहां हम आर्थिक स्तर पर तो गुलाम होना चाहते हैं, हम आर्थिक स्तर पर मजबूत ना हो पाए। आखिर आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता मान लिया जाए? हम व्यवस्था के आधार पर गुलाम रहें? हम लोग जो है, जो हमारे यहाँ समाज व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस आधार पर हम लोग गुलाम हैं? और वहां तक तो छोड़ दीजिए, गांधी का विरोध करने वाले भी आज वही का या बाहर से आया हुआ पैंट और शर्ट पहन करके विरोध करते हैं। तो मैंने यही प्रश्न पूछ लिया कि आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कपड़े आपके लंदन और बाहर से सिल करके आ रहे हैं, तो चरखे का अर्थ अब आर्थिक आजादी से क्यों नहीं लगाते? हर चीज का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग जो है चरखे को स्वतंत्रता से जोड़ ले। और एक मैंने प्रश्न और पूछा कि चरखे का स्वतंत्रता से क्या लेना देना और गांधी से क्या लेना देना? चरखा क्या भारत की पहचान है या गांधी की पहचान है? क्या गांधी नहीं थे तो भारत में चरखा नहीं था, या गांधी ही चरखे के जनक थे? आखिर गांधी को लेकर के चरखे को इतना बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने कहा, हाँ आपकी बात ठीक है, वास्तव में इसमें चरखे का तो कोई दोष नहीं है, हम चरखे को दोष क्यों दे रहे हैं? और ये कोई तर्कपूर्ण बात भी नहीं है कि जिस वस्तु का प्रयोग जिस चीज के लिए बना हुआ है वहां प्रयोग न करके आप जो है अनावश्यक जो है जो बातें तर्क से सिद्ध ना हो वहां बदनाम करने का प्रयास करें। ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम लोग कभी 45 ट्रिलियन डॉलर हमारे यहाँ से अंग्रेजी लूट करके ले गए, और आज हमारे यहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि एक समय हमें अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा। तो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ से आएगी? तो आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता में गांधी का विचार यह भी कहता है कि लोकल फॉर वोकल, अर्थात गांवों की अपनी पंचायत हो, अपना संविधान हो, अपनी व्यवस्था हो, ग्राम सभाएं मजबूत हो। लेकिन यहीं तक गांधी का विचार नहीं है। स्वदेशी का अर्थ केवल भारत का निर्माण नहीं है कि भारत में बने। स्वदेशी का अर्थ है गांव आर्थिक स्तर पर संपन्न हो, गांव जो है दूसरों पर निर्भर ना हो, गांवों में उत्पादन हो। अर्थात एक इकाई अपने आप में पूर्ण हो, और पूर्ण नहीं है तो कम से कम 80% उत्पादन तो ऐसा कर ले जो अपने आप में पूर्णता की तरफ हो। आज की जो परिस्थितियां हैं वहां पर तो आप देखेंगे, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं, आवश्यकताओं के लिए जो है आयात निर्यात पर निर्भर है। अगर कहीं का आयात या निर्यात बंद हो जाता है कुछ समय के लिए तो वहां की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। तो एक ऐसी इकाई जो कम से कम कुछ भी नहीं, 100% में सही, अपना 80% अपनी व्यवस्थाओं को संभाल ले, जो लोकल हो। तो लोकल फॉर वोकल का अर्थ केवल भारत से नहीं है, वह गांव गांव से है, जन जन से है। इसीलिए गांधी जी ने भारत को जो है वह गांवों का देश कहा, गांवों का को अधिकार मिले। लेकिन जैसे ही संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा बनाने वालों ने क्या किया? क्या उन्होंने ग्राम सभा पर कोई चर्चा की? क्या कोई अधिकार दिए? मैं तो कहता हूं गोडसे ने केवल गांधी के शरीर की हत्या करी, लेकिन कांग्रेस ने और अंबेडकर ने, नेहरू ने क्या किया? इन्होंने गांधी के विचारों की हत्या करी। और गांधी के वैचारिक हत्यारे जो हैं आज गांधी के नाम पर वोट मांगने का प्रयास करते हैं, कुछ गांधी का विरोध करके वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गांधी पथ पर किसी ने चलने का प्रयास नहीं किया, न तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया। हाँ, गांधी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने का सबने प्रयास किया। कल की हमारी चर्चा में भी आया था, मैंने कहा गलतियां अच्छाइयां दोनों तरफ रही होंगी। आज मैंने एक तरफ विषय रखा है, दूसरा तरफ भी विषय है। कई चीजों के ऊपर गांधी जी पर आक्षेप लगते रहे, उस पर भी अन्य साथियों के विचार आएंगे ही। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और समय सीमा में बता दूं, 4 से 5 मिनट पर अन्य साथी भी अपनी बात रखें, जिससे कि एक सार्थक चर्चा हो सके। जी धन्यवाद। प्रणाम बाबा, सभी साथियों को नमस्कार। बताइए आचार्य जी। देखिए, जहां तक राजनीति की बात है गांधी जी की, कि गांधी जी राजनीति में कितने स्थापित हैं, तो इसकी एक समीक्षा हम कर सकते हैं वोट के आधार पर। सन 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो गांधी जी का तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया था। और जब विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की जरूर बात करते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। तो ये बात अलग हो जाती है। दूसरी एक चीज आती है कि गांधी जी विश्व की राजनीति में जरूर स्थापित हैं।
जो फॉरेन कंट्री विदेश हैं, जो लोकतंत्र हैं, उसका एक कारण है वो जानते ही हैं। जैसे कभी कभी हम अपने मन में बड़े चालाक बनते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो साहब बड़े इसको दूसरे को तो हमने अपने विचारों से प्रभावित कर दिया या कर दिया, लेकिन वो जानते हैं कि इस विचार के आधार पर हमने इसको लूटा। तो गांधी जी की जो अहिंसा परमो धर्म था शब्द जिसका नारा उन्होंने दिया, ये अंग्रेजी भी समझ गए थे और जो कम्युनिस्ट हैं वो भी समझ गए थे, वामपंथी भी समझ गए थे, और ये जो आपके मुस्लिम है ये भी समझ गए थे। बोले ऐसे कोई मूर्ख व्यक्ति ही कह सकते हैं, और इस तरह से उन सब ने उसका सहयोग दिया और सहारा दिया, और वो आज भी चाहते हैं। जैसे कि हम राहुल गांधी का बयान देखें संसद में, तो कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, एक ये कहा, और हिंदू जो है हिंसक होते हैं, तो फिर वो बात को बदली, बोले आरएसएस के लिए मैं कह रहा हूं, सब हिंदू हिंसक नहीं होते हैं। वो चाहते ही यही हैं, कम्युनिस्ट, वामपंथी, सेकुलर और जितने भी जो विदेशी लोग हैं वो चाहते ही यही हैं कि हिंदू अहिंसा परमो धर्मा का नारा लगाता रहे और मूर्ख बना रहे, और हम उसको जो है वो देश के टुकड़े करते रहें, या फिर उसको जहां भी उसकी संख्या कम है उसको सताते रहें, दबाते रहें और अपना उल्लू सीधा करते रहें। तो गांधी जी उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। मैं एक दो तीन डेटें स्थापित करूंगा जहां पर स्वदेशी की बात आई थी। देखिए, स्वदेशी का नारा जो है वो 1905 में जो है इसने जोर पकड़ा था, गांधी जी कहीं इसमें थे नहीं। और मुझे याद है बंकिम चंद्र उपाध्याय या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कुछ ऐसा उनका नाम है, उन्होंने इस बात को उठाया 1872 में। इस नारे के लिए जो है वो ऋषि दयानंद के द्वारा दिया गया था, और अंग्रेज के सामने दिया गया था, गवर्नर बैठा हुआ था, ईसाई पादरी बैठे हुए थे, उन सबके सामने उन्होंने दिया था। दूसरी बात, फिर बंकिम उपाध्याय जी ने उसको आगे बढ़ाया, और 1905 में इसने हुआ। टाटा जमशेद का भी इसमें नाम आता है, और पहला मिल भी उन्होंने लगाया स्वदेशी के नाम से। 1930 में इसी बात को गांधी जी जेल से उठाते हैं स्वदेशी आंदोलन के लिए, और 1874 यानी 1872 में ऋषि दयानंद ने जो नारा दिया था स्वदेशी का, 1874 में एक पत्रिका निकलती है, शंभू चंद्र चट्टोपाध्याय जी उसको मुख चट्टोपाध्याय जी निकालते हैं एक पत्रिका, और उस पत्रिका का मैगजीन का नाम है मुखर्जीज मैगजीन। तब तो गांधी जी के भारत में आगमन ही नहीं था, और वो पूरी मैगजीन जो थी वो स्वदेशी पर आधारित थी। 1932 के आसपास, 1932 के में जो है गांधी जी ने ये आंदोलन जो असहयोग जन आंदोलन था, इस पर जो अभी हम बात कर रहे थे कपड़ों की होली जलाने की, 1932 में शायद उन्होंने ये होली जलाई थी। तो ये तो लगभग 70 साल 60 साल पहले ये हुआ था। लेकिन हाँ ठीक है कि जो गति नहीं थी पहले, क्योंकि कोई भी विचार चलता है तो उसको धीरे धीरे पहुंचने में लोगों के पास थोड़ा समय लगता है। एक मिनट की बात और कह रहा हूं, मुझे याद है कि एक पुस्तक लिखी गई थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। जब ये मौलवियों के द्वारा पुस्तक लिखी थी, और उसमें कृष्ण की जो हुआ ले की थी, मतलब जो है उन्होंने मौलवियों ने, इस पर किसी हिंदू की कोई आवाज ही नहीं निकली थी। और जितने पूजा पाठ करने वाले मठाधीश हैं और जितने हिंदू हैं, मैं तो कायर कहता हूं, और उन कायरों की कोई आवाज ही नहीं निकली थी किसी के प्रति जो है। और कहीं जब ये बात आर्य समाज के पास में आई तो बोले कैसे हम अपने महापुरुष पर ये लांछन झेल रहे हैं और कोई आवाज नहीं, जो कृष्ण को अपना कॉपीराइट मानते हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक सही आधार लेकर के सारी रंगीला रसूल नाम की पुस्तक लिखी, सबको पता होगा, कई बार कोट भी किया गया है। चमुपति जी ने, पंडित चमुपति ने इसको लिखा था। इसको छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, और एक शर्त यही थी कि उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक जो है वो मेरा नाम इसमें नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि नाम मेरा आ जाएगा तो मुझे पता है कि वो मतलब जो सर तन से जुदा कर देंगे। महाशय राजपाल जी, जिनका संस्था मतलब पुस्तक छापने की वो थी उनकी प्रेस लाहौर में उस समय,
तो लाहौर में जब वो थी, उन्होंने उस पुस्तक के लिए छापा, और छापने के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि आप, एक शर्त है, मेरा आप नाम इसमें नहीं डालेंगे। तो उनका नाम उसमें नहीं डाला गया था। यही बात जब वो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, गांधी जी का एक शब्द नहीं निकला था, एक शब्द की आप इस तरह की मतलब जो है, तो कहते हैं ये धार्मिक आजादी है मुसलमानों के लिए। और जब रंगीला रसूल पुस्तक छपी और उसके बाद में जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो गांधी जी का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऐसा नहीं है व्यक्तिगत, मंचों से स्टेटमेंट है कि हिंदुओं ने ये बहुत गलत किया है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर मतलब कटाक्ष किया है, और इसकी सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ये पुस्तक छापी हो रही है। यानी इसका सीधा सा होता है कि मुस्लिमों के लिए बरगला रहे हैं और उसको अहिंसा, हिंसा के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कैसी है, अहिंसा के पुजारी थे। तो वहां ये स्टेट कोड है, मतलब इतिहास में भी लिखित हैं और वीडियो में भी अवेलेबल हैं। जब वहां पर 3 बार महाशय रामपाल जी पर, राजपाल जी पर आक्रमण हुआ, गांधी जी के लिए चिट्ठी लिखी है, ऑन रिकॉर्ड है वो, तो गांधी जी ने उस पर कोई वो नहीं किया, और उसके बाद में गांधी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया और किसी तरह का नहीं आया, अंत में उनकी हत्या कर दी गई। और केस भी जीते थे वो, मतलब लाहौर अदालत में, न्यायालय में उस समय अंग्रेजों की व्यवस्था थी, तो उसमें केस भी पड़ा। और जब वहां के जज ने कोर्ट किया कि जो इसमें रंगीला रसूल पुस्तक में लिखी गई है, ये बातें सब आपकी हदीसों में, कुरान में और ये सब में पाई जाती हैं, तो क्या गलत किया है, केस रामपाल राजपाल जी जीते थे। उसके बाद में राजपाल जी केस जीते थे, लेकिन वो विषय अलग हो गया। और उसके बाद में जो है, जैसे अभी नूपुर शर्मा के साथ हुआ, जो उन्होंने कोड किया वो उसमें था, हदीसों में है, कुरान में है, लेकिन क्या हुआ था। आचार्य जी थोड़ा समय सीमा को ध्यान दीजिएगा। जी जी, उसका देखा था कन्हैया लाल का, और मतलब जो है बहुत से वो हुए। तो इन चीजों के जी जो है, गांधी जी उन्हीं को फिट बैठते हैं, चाहे वो कायर हैं या फिर सेकुलर हैं या जो कुल राजनीति करते हैं। और विश्व बैंक की राजनीति, कम्युनिस्ट, लास्ट बार कह रहा हूं, वामपंथी, ये सब चाहते ही यही है कि हिंदू जो है वो अहिंसा परमो धर्मा का नारा देता रहे, और हम हिंदू को लूटते रहे, देश के टुकड़े करते रहे, जैसा कि हमने पाकिस्तान लिया और मतलब जो है उसमें से फिर बांग्लादेश बनाया, बहुत से देश इस तरह से गए भारत के। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी पवन जी। गली गली में जाति प्रथा, छुआछूत, महिला उत्पीड़न, अमीरी और गरीबी रेखा के नाम पर दुकान खोली हुई, लगभग सबके तार राजनीतिक सत्ता के प्रश्न से जुड़े दिखते। अब राजनीति करने के लिए यही हथियार है, तो ये तो होगा ही। सत्ता और राजनीतिक लोग अपने सिस्टम को, अपने तंत्र को बनाए हुए हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं भाई। समाज को बांट के उनको वोट मिलता है, सत्ता मिलती है। अब तलवार के दम पे तो सत्ता मिलती नहीं है, तो जिससे सत्ता मिलती है वह कार्य वो कर रहे हैं। समाज के लोग अपना तंत्र नहीं विकसित कर रहे हैं, तो वो समाज जाने, समाज खत्म हो रहा है। गांधी समाजवाद के प्रबल पक्षधर थे, भले ही उन्होंने समाजवाद नाम नहीं दिया। पता नहीं भाई प्रबल पक्षधर थे भी नहीं थे, मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं। कोई भी विचारक कभी किसी संगठन से नहीं जुड़ता। जो लोग विचारवान होते हैं वो किताबी गुलाम नहीं होते हैं, वो कोई लीक पे नहीं चलते हैं। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पे, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो जो लोग लीक पे चलने वाले लोग होते हैं, किताबी गुलाम होते हैं, किसी संस्था के, किसी महापुरुष के पीछे खड़े होने वाले लोग, गालीबाज, टुकाची टाइप के लोग, अब उनका क्या बात करना। वो किताबों की बात करते हैं, उनकी अपनी कोई समझ है नहीं। तो ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ही ठीक नहीं। वो शूद्र हमारे यहाँ
भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उनको शूद्रों में रखा गया है कि ऐसे लोग वो जो कर्म कर सकते हैं, हर लोगों के अंदर कुछ कर्म करने का कला होती है, अगर वो कर्म करेंगे तो वह राष्ट्र के लिए और अपने लिए भी हितकारी होंगे। लेकिन फिलहाल वो इधर उधर विचरण कर रहे हैं, वो ब्राह्मण बनने का ढोंग रच रहे हैं, तो समाज में वो सिर्फ विष वापन कर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं और समाज गंदा कर रहे हैं। वर्तमान में दो विपरीत विचारधारा दिख रही, एक गांधी का विरोध करते हैं तो दूसरे गांधी को माला पहना कर खादी और चरखे का ढोंग करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। राजनीति में जो लोग गांधी के नाम पर पहले वोट देते थे, उनके लिए गांधी के लिए ढोंग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे गांधी को भुलाने का प्रयास किया गया इस देश में। डरते हैं लोग, गरीब लोग अगर गांधी को जान गए तो उनके अंदर ये ताकत आ जाएगी कि एक आम आदमी कैसे चर्चिल से सामने खड़ा होकर बात कर सकता है, कैसे रानी विक्टोरिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है, कैसे वो विदेशी कपड़ों के खिलाफ आज के इस समय में अगर बाबा रामदेव कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जो भारतीय हो तो हिंदुस्तान लीवर या अन्य विदेशी कंपनियां ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर देती हैं कि देसी कंपनियां बर्बाद हो जाती। उस समय जहां इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय इनके खिलाफ खड़े होकर के अपना यंत्र तंत्र डेवलप करने की बात करने वाला आदमी, जिनकी हिम्मत प्रधान के खिलाफ बोलने की नहीं है, विधायक के खिलाफ बोलने की नहीं है, वो गांधी को क्या समझ पाएंगे? गांधी को वो लोग समझ पाएंगे जो संसद भवन में बम फेंक सके, भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग गांधी को समझ पाएंगे, वो गांधी उनके लिए पूज्य होंगे। सुभाष बाबू जैसे लोग गांधी को मान पाएंगे, और वो लोग मानते हैं। जिन्होंने कभी न सुभाष का रास्ता अपनाया न भगत का रास्ता अपनाया, वो लोग गांधी को क्या समझ पाएंगे? आजादी का मतलब होता है आपने अपने स्वयं के उत्पादों से समाज उत्पादन करे और उपभोक्ता बने, कम से कम चीजें खरीदे, ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचें। आज हम सुबह उठते हैं, कॉलगेट करते हैं, विदेशी है। कॉलगेट जैसी मंजन जैसी चीज हम खुद नहीं बना पाएंगे। साबुन विदेशी लगाते हैं। बताओ इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है? सिर्फ बौद्धिक गुलामी और बौद्धिक उदासीनता ही तो है। गैस जलाते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ, सड़क चलते हैं विदेशी पैसे फंडिंग हुई, नौकरी करते हैं तो विदेशी कंपनियों की नौकरी करते हैं। सुबह से शाम तक हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्पादन उपभोग कर रहे हैं, और हम कहें कि हम आजाद हैं? जिस तरह से हमारे भारतीय राजा अंग्रेजों को व्यवस्था दे के खुद को आजाद मानने लगे थे, वही भूल हम भी कर रहे हैं। गांधी जी ने तो उसी समय बताया था कि अपने अपने उत्पादन खुद करिए, आजादी यही है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, और जो लोग हैं जिनके पास पावर है, सत्ता में हैं, वो लोग चाहते भी नहीं कि लोगों को समझ में आवे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। हेलो। जी भैया बताइए। सबको सबको प्रणाम भैया। मैं गांधी जी के विचारधारा से काफी हद तक संतुष्ट हूँ, लेकिन कुछ विचारधारा में उनमें भी मैं खामी का अनुभव करता हूँ। जैसे उन्होंने, मेरे को लगता है कि वो कुछ मुसलमानों का पक्ष लिए। दूसरा है कि
भारत बंटवारा के समय बंटवारा होने के बावजूद भी वह मतलब उन लोग बंटवारा होने के बाद भी उन लोग अपने भारत देश में उन लोग को शरण दिया। वो मतलब हिंदू मुस्लिम के पक्ष में उतने नहीं थे, मुसलमान के पक्ष में ज्यादा थे। मुझे ऐसा लगता है। और बाकी अगर छुआछूत देखा जाए तो बुराई को दूर करने में, अमीरी गरीबी को की जो दूरी है उसको कम करने में उनकी सोच थी। लेकिन उनसे जो जुड़े हुए लोग थे उनकी ऐसी विचारधारा नहीं थी। इसलिए काफी जो गांधी जी की विचारधारा लागू नहीं हुई, गांधी जी के समय में भी लागू नहीं हुई, गांधी के मरने के बाद भी लागू नहीं हुई, बल्कि उनकी वेशभूषा को, उनके नाम को पकड़ के, गांधी के नाम को पकड़ के, टाइटल को पकड़ के लोग ने उसका काफी लाभ लिया लिया इतना मुझे लगता है। और मुझे तो यह भी लगता है कि बाद में जितने कानून बने, बहुत से कानून ऐसे हैं जो आज कानून का देन है कि अमीर गरीब लड़ जा रहा है, पति पत्नी लड़ जा रहे हैं। ये सब कानून का देन है, ये सब में कमी आनी चाहिए। बस मैं इतना कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का विषय जो रखा गया है वह गांधी का विचार है। इस पर हमारे सभी साथी अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, गांधी जो थे वो स्वयं में एक विचार ही थी। और जब वो भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, उससे पहले भी वो अफ्रीका जाकर और वहाँ के जो वासी थे उनके लिए भी उन्होंने अपना विचार से और अहिंसक लड़ाई जो है लड़ा था। और वहाँ भी जो है उन्होंने अपना विचार जो है सो दिया था। और इस बीच उन्हें जब अफ्रीका के सफर में भी जा रहे थे तो रंग भेद का जो त्रसादी था उनको भी उन्होंने सहा था। तो गांधी जी का जो विचार था सत्य है, अहिंसा है। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अगर इस प्रकार का विचार सब में आ जाए तो फिर कहीं पर कोई बात झगड़ा झंझा युद्ध समस्या रही नहीं जाती है। गांधी के पीछे हम और आप देखते हैं कि आज गांधी की मान्यता क्यों है, तो उनके पीछे लाखों नहीं करोड़ों चलने वाले थे एक आवाज पर। और गांधी का जो है उनके पीछे चलने की हुजूम लग जाती थी। गांधी जी जब कहीं नहीं बोल पाते थे तो केवल एक बार उंगली से एक दिखाकर इशारा करते थे कि सब कोई एक हो जाओ। यही हम लोगों की स्वतंत्रता पाने की एकमात्र सूत्र है। गांधी जी ने नर सेवा नारायण सेवा, छुआछूत की भावना से किसी प्रकार से किसी से अस्पृश्यता नहीं रखा। बहुत कम भोजन या आवश्यकता के सामान का उपयोग करके और अहिंसक लड़ाई लड़ते रहे। गांधी जी अगर हम देखते हैं तो जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी
अब आलोचनाएं भी उनकी होती है, तो उस समय की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि अम्बेडकरवादी, जिन्नावादी, नेहरूवादी, ये तीन धड़ा थी, और बाकी एक जो है वो बहुसंख्यक हिंदू का जो धड़ा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन या अंग्रेज भी जानते थे कि हिंदू जो है वो बंटवारा किसी कीमत पर नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि पूरा अखंड भारत रहे, लेकिन जो अंबेडकर थे या नेहरू थे या जिन्ना थे, ये सब चाहे देश एक रहे या बंटवारा हो, लेकिन हमको प्रधानमंत्री या देश का नेतृत्व हमें मिलना चाहिए। अगर आप देश को एक रखने के लिए अगर जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बना देते तो नेहरू बहुसंख्यक को अलग करके अब बंटवारा कर लेते, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उनके हाथ में थे और वो चाहता था अंग्रेजी सत्ता कि हमको किसी भी प्रकार से इसको टुकड़ा करना ही है। वो तो अगर इसके पक्ष में भी थे कि एक निम्न समाज हरिजन आदिवासी का भी एक धड़ा बांट करके और उसका नेतृत्व जो है वो अम्बेडकर जी को दे दिया जाए, लेकिन इसके लिए गांधी और नेहरू तैयार नहीं थे, उनका सपोर्ट नहीं था, जिसके चलते कि हमारे साथ रहे। तो ये सारी बहुत सा चीज जो है वो गांधी जी इन तीनों के साथ रहकर उनकी विचारों को समझकर, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए और उस समय की जो स्थिति थी उसको सबको साथ लेकर के कैसे आगे चलकर और राष्ट्र को हम स्वतंत्रता दिलवाएं, ये वो बराबर जो है चिंतन में लगे रहते थे और उसी हिसाब से आगे बढ़ते थे, तथा यह भी देखते थे कि जो हमारा हिंदू समाज में जो निम्न वर्ग में जो निरीह प्राणी है उनके पास कोई शक्ति नाम का चीज है नहीं। किसी प्रकार का अगर दंगा फसाद या कुछ होता है तो उनको काफी हानि होगी, इससे वो ज्यादा दंगा फसाद या किसी के पक्ष में नहीं थे, अहिंसात्मक लड़ाई लड़ रहे थे। आज गांधी जी जो है, आज हम देखते हैं कि अगर राष्ट्र में राष्ट्रीय त्योहार है तो तीन ही है, चाहे वह 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, चाहे गांधी जयंती। गांधी जयंती पर ही पूरा भारत जो है वो बंद रहता है और उस त्योहार को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर भी गांधी जी की मान्यता है, जैसे अब्राहम लिंकन है, महात्मा गांधी है, इनकी प्रतिमा आज भी लंदन में जो वेस्ट मिनिस्टर के सामने जो है सांसद जो है वहां का लगा हुआ है। तो गांधी जी, आज हम देखते हैं कि अगर हम गांधी जी की विचार की बात करें तो कोई जो है, गांधी जी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कपड़ा तो देश का है ये नहीं था, विदेशी था, धुलने के लिए फ्रांस जाता है। अभी बताइए कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा हो और जहां पर कपड़ा जो है वस्त्र 50% से ज्यादा आबादी को जो है पूरा तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था। देहातों में हम लोगों ने देखा है बहुत बुरी स्थिति थी, हमारे पूर्वज बताते हैं। और उस समय उनका अगर कपड़ा धुलने के लिए रोज प्लेन से और फ्रांस जाए
तो कहाँ वो गांधी का जिसे है किसे आदर्श और चरित्र था। गांधी जी एक होने का नारा लगाए और बहुत बड़ी आबादी को एक लेकर के एक भीड़ के साथ सामने जो है दिखा करके चले, लेकिन बाद में जो है उसी को धर्म है, जाति है, कई हिस्सों में बांट करके आज हम देख रहे हैं कि वही गांधी के और कांग्रेस के नेतृत्व के चलने वाले, गांधी का नाम जोड़ करके चलने वाले, कैसे उनके विचार की हत्या करके और जो है सारा जो है एकता को छोड़ करके और सारी राजनीति को तोड़ करके और जो है तो वो अपना राजनीतिक साध रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जो गांधी को पहले नहीं मानता था, गाली देता था, लेकिन वो गांधी को आज समझ रहा है उनके विचार को, और आज वो गांधी को मानकर और उनकी कुछ जो है वास्तविकता जो है, सत्य है, जो कि अनवरत रहेगा, उसको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और सबको मिला करके और अच्छा मार्ग से और राष्ट्र को भी सशक्त बना रहे हैं और सबको एकता में जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। और साथी अपने विचार को देंगे। जी पहले से पूछ ले, बाबा जी भी साथ अपना विचार रखना चाहें तो। अच्छा, बाबा जी आप रखना चाहेंगे तो रख दीजिए। ब्रजेश जी मैं रख देता हूँ थोड़ा सा। जी बाबा जी आप रख दीजिए। देखिए आज का जो विषय है वो करीब करीब तो मेरे हिसाब से क्लियर है। खास करके भारत में वर्ग संघर्ष को हर राजनीतिक नेता प्रोत्साहित कर रहा है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब अमीर, किसान मजदूर या कुछ और भी विषय, सभी मामलों में यह महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि भारत का हर राजनेता वर्ग संघर्ष को अपनी सत्ता का माध्यम क्यों बना रहा है। मुख्य बात यही है कि इसका उद्देश्य है समाज को टुकड़ों में बांटना और गुलाम बनाकर रखना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। कोई भी सरकार आपने जो 70 वर्षों तक देखी है, इससे अलग कहीं नहीं चली है। इसी तरह एक का जो दूसरा कोटेशन है वो करीब करीब क्लियर है। आप लोगों ने भी स्पष्ट किया है कि धूर्तता और शराफत में क्या अंतर है। लेकिन एक कोटेशन है 8112 है, उसमें मेरे हिसाब से एक शब्द गलत हो गया है। कट्टरवादी विचारों के लोग लंबे समय तक भूल को या तो प्रचार की ताकत पर सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, प्रचार की ताकत पर, अथवा घुमा फिराकर उसकी भरपाई करने लग जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें जो लिखा गया है, गांधी ऐसे प्रयत्नों को सही मानते थे, मेरे हिसाब से होना चाहिए सही नहीं मानते थे। मतलब गांधी किसी भूल को प्रचार प्रसार के माध्यम से सही सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते थे। ये शब्द मैंने इसमें क्लियर किया, ये कहीं ना कहीं लिखने में भूल हुई है हम लोगों से। फिर गांधी एक तीसरा कोटेशन है
कि गांधी समाज सशक्तिकरण के पक्षधर थे। उन्होंने समाजवाद नाम नहीं दिया, क्योंकि समाजवाद का तो अर्थ ही हो रहा था अलग, और एक तरह से आर्थिक असमानता के साथ समाजवाद को जोड़ा जा रहा था। तो समाज में समाजवाद के नाम पर भ्रम न फैले, इसलिए उन्होंने समाज सशक्तिकरण नाम दे दिया, लेकिन आशय वही था। हम लोग भी लगातार समाज सशक्तिकरण के पक्ष में हैं पूरी तरह। समाज सशक्तिकरण का अर्थ रोज हम लोग चर्चा करते ही हैं। ग्राम स्वराज्य का जो अर्थ बताया था उस समय गांधी ने, कि गांव को अपने आर्थिक और प्रशासनिक सब प्रकार के मामले निर्णय करने और क्रियान्वित करने की असीम स्वतंत्रता, गांव को अपने गांव संबंधी आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में निर्णय करने की असीम स्वतंत्रता, ये था ग्राम स्वराज। लेकिन गांधी के मरने के बाद ग्राम स्वराज्य का अर्थ ही बदल दिया गया, पूरा अर्थ बदला गया। ये उनके मरने के करीब 4 महीने के अंदर जब विनोबा जी को गांधी का वारिस घोषित किया गया, एक बात आपको और जानकारी में दे दूं कि गांधी जी ने कभी कोई संगठन नहीं बनाया, संस्थाएं बनाई। और गांधी के मरने के 4 महीने के बाद गांधीवादी संस्थाओं को एक संगठन बना दिया गया। गांधी संगठन बनाने के पक्ष में नहीं थे। आगे का परिणाम आप जान रहे हैं। तो ग्राम स्वराज्य का अर्थ क्या बदला गया? गांधी के मरने के बाद जब विनोबा जी बैठे और जब एक संगठन बनाया गया सेवाग्राम में, तो ग्राम स्वराज्य का अर्थ बनाया गया स्वावलंबी ग्राम। ग्राम स्वराज्य का अर्थ स्वतंत्र ग्राम नहीं बनाया गया। ये मैंने आपको बताया है। तो ग्राम स्वराज्य का अर्थ ही बदल दिया गया। नेताओं ने सेवाग्राम में विनोबा जी को आश्वासन दिया कि विनोबा जी अब तो हम ग्राम स्वराज्य दे देंगे, आप तो अब सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगिए, आप समाज सशक्तिकरण में लगिए। गांधी जी समाज सशक्तिकरण चाहते थे। तो विनोबा जी अपना झोला उठाए। विनोबा जी तो बिल्कुल साधु पुरुष थे, धोखा खाते थे हमेशा। गांधी कभी जीवन में धोखा नहीं खाते थे। विनोबा जी ने कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, और विनोबा जी ने अपना झोला उठाया और चल पड़े समाज सुधार में। सब नेता लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, सारे नेताओं ने मिलकर के 60-70 वर्षों में समाज को गुलाम बनाया, मनमाना लूटा, जो करना था किया, और गांधीवादी समाज सुधार करते रहे। ये मेरा अपना अनुभव ये है। इसलिए मैंने आपको कहा कि गांधी जी कभी किसी संगठन के सदस्य नहीं बने। शुरुआत में कांग्रेस के सदस्य बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस की सदस्यता भी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तुरंत गांधी जी ने नेहरू को बुला करके कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को भंग कर दो।
अब कोई कांग्रेस पार्टी की अब जरूरत नहीं है, लेकिन भाई नेहरू जी नहीं माने और गांधी जी की बात को नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं इस संबंध में जो आज के कोटेशंस में आई हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांधी की छवि या गांधी के विचार किसी कानून से नहीं बचेंगे, माला पहरा के नहीं बचेंगे, गाली देकर नहीं बचेंगे। गांधी के विचार, गांधी नाम नहीं, आप गांधी नाम को भूल जाइए, क्योंकि हम लोग कोई गांधी के अंधभक्त तो है नहीं। गांधी ने भी कुछ गलतियां की हैं अपने जीवन में, गलती किए हैं तो गांधी गांधी उसका जवाब देंगे। लेकिन अब वर्तमान समय में गांधी के नाम की जरूरत नहीं है, जरूरत है विचार की, समाज सशक्तिकरण, लोक स्वराज्य। आएगा कैसे? लोक स्वराज्य या समाज सशक्तिकरण आएगा तब जब समाज में हम समझदारी का विकास करेंगे। समझदारी क्या होती है? सिर्फ दो चीजें होती हैं समझदारी में, श्रद्धा और तर्क, दोनों का संतुलन। आज के कोटेशन में आया है कि यदि श्रद्धा आपके अंदर बहुत ज्यादा हो गई तो आप मूर्खता में बदल जाएंगे, और तर्क बहुत ज्यादा हो गया तो आप चालाकी में बदल जाएंगे। अगर तर्क बहुत अधिक हो जाएगा तो अपना घर भर लेंगे, समाज को बर्बाद कर देंगे। और अगर श्रद्धा बहुत अधिक हो गई तो अपना घर बर्बाद कर देंगे और समाज को जिंदा कर देंगे। दोनों ही उचित नहीं है, क्योंकि दोनों को आप लंबे समय तक निभा नहीं सकेंगे, कहीं न कहीं आप टूट जाएंगे। इसलिए श्रद्धा, तर्क, आत्मविश्वास, इन तीनों का संतुलन ही वास्तव में ये समझदारी है। तो यही बात मैं आज के विषय पर आपको बताना चाह रहा था। मैं आप लोगों को ज्यादा सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा कहीं कहीं नेटवर्क करीब करीब आधे घंटे तक कटता रहा बार बार। इसलिए आप कुछ पूछ रहे हैं सुनील देव जी, तो आप पूछ लीजिए ना भाई। मैं भी कुछ मैं कहना पूछना चाहता हूँ। चाहता हूँ बाबा, लेकिन नहीं कोई पूछूंगा। सुनील देव जी कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं एक बार? जी प्रश्न है बाबा, लेकिन वो सकारात्मक उत्तर नहीं आएगा उनका, तो इसलिए मैं नहीं पूछता। जी बताइए आचार्य जी। हाँ चलिए अब नरेंद्र जी कुछ कह रहे चलिए ब्रजेश जी, अब आप अपना काम शुरू हैं। करिए। जी नरेंद्र जी बताइए। हाँ चलिए ठीक। देखिए, अनर्गल बातें होती रहती हैं। एक बुनियादी बात समझने की जरूरत है, चिंतक कभी किसी वाद को जन्म नहीं देता। ऋषि दयानंद ने किसी वाद को जन्म नहीं दिया, गांधी ने भी नहीं दिया, मार्क्स ने भी नहीं दिया। दुनिया भर में जितने भी चिंतक श्रेणी के लोग हुए हैं, उनकी फिलॉसफी को पढ़िए तो वो स्पष्ट है कि उन्होंने किसी वाद को जन्म नहीं दिया, कोई पगडंडी नहीं बनाई।
जो भी जमीन उनके सामने थी, जो परिप्रेक्ष्य उनके सामने था, उसमें मानवता को रहने के लायक बनाने की उन्होंने कोशिश की। जितना बना सके दावा भी कोई नहीं दिखाई देता, जितना भी पढ़ते हैं इन लोग। वाद जन्म लेते हैं जब उस वैचारिक क्षमता को ना समझने वाले लोग ये दावा करते हैं कि हम सब कुछ समझते हैं, फला विचारक, और उसी के नेतृत्व में दुनिया चलनी चाहिए। जितने भी वाद पैदा हुए हैं धरती पर, एक इसी बुनियादी विचार के आधार पर हुए हैं। समझिए कुछ मत, दावा ठोक दीजिए मैं सारा जानता हूं। ये बिल्कुल साफ बात है। गांधी ने कोई वाद नहीं बनाया, अनेक गांधीवादी घूम रहे हैं थैला उठाए देश पर। गांधी जी ने उस टाइम ठीक कही बात कि स्वावलंबी व्यक्ति को होना चाहिए, स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वतंत्रता के महत्व को समझेगा। मशीनी युग नहीं था, मशीनें कम थी नहीं। आधुनिक विकास 19वीं शताब्दी में खूब हो रहा था दुनिया का, लेकिन फिर भी वो शुरुआत थी। तकनीक उस स्तर पर नहीं थी जैसी आज है। समाज का ताना बाना भी ऐसा था कि भूमंडलीकरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं था जैसा आज है। गांधी का उस समय यह कहना बिल्कुल ठीक था, स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा वो निश्चित रूप से स्वतंत्रता का अर्थ भी समझ जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ बगैर समझे स्वावलंबन का कोई अर्थ ही सिद्ध नहीं होता है। गांधी का चरखा इस बात का प्रतीक है। और चरखा जब गांधी कहता है, जिस कालखंड में चरखे का महत्व, सूती वस्त्र का महत्व, उस समय वो उच्च तकनीक का प्रतिमान भी माना जा सकता है। तब ऐसे रॉकेट, रेल के इंजन, मोबाइल फोन, टेलीविजन थे आंशिक, मेरे ख्याल में आज का 1% भी नहीं है। ज्ञानेंद्र जी से मेरी एक बात हो रही थी करीब 6 महीने पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे पक्की जानकारी है इस बात की कि 1968 में या 70 में जब राकेश शर्मा चंद्रमा पर गए थे, उस रॉकेट में जो कंप्यूटर लगा हुआ था उससे 100 गुना शक्तिशाली कंप्यूटर आज हम सबके हाथ में, जो एक मेरे हाथ में भी है, जिससे मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कोई ऐसी बात है कि मुझे ही जानकारी है, मुझे ज्ञानेंद्र जी से मिली, लेकिन मैं इस बात के दम पर यह बात साबित करना चाहता हूं कि तकनीक का स्तर उतना ऊंचा नहीं था जितना कि आज है। भूमंडलीकरण का विस्तार भी उतना ज्यादा नहीं था जितना कि आज है। दुख की बात यह है, मानव सभ्यता जिस पायदान पर खड़ी है उसका जो मैं आकलन कर पाता हूं वो ये है कि हम जिन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन किया, जिन लोगों ने नए सिद्धांत विकसित किए, चाहे वो गांधी हैं चाहे वो दयानंद हैं, उन लोगों ने जिस स्तर पर जाकर के ये बातें विकसित की, उनमें से हम केवल किसी भी बात का वो कोना पकड़ना चाहते हैं जिससे मैं स्थापित हो जाऊं, मेरा मैं भाव स्थापित हो जाए। ये बड़ी चिंता का विषय है। गांधी का कोई दृष्टिकोण हो सकता है कि महत्वपूर्ण ना हो, ऐसे कई काम हो सकते हैं जो समाज की नजर से उचित नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन एक दृष्टिकोण जो सर्वव्यापक है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है, वो ये कि गांधी ने सत्ताओं के उन्मूलन की बात नहीं की है। मूलतः गांधी ने जो मूलतः बात की है वो सामाजिक स्वतंत्रता की है, और इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही स्वावलंबन का प्रश्न उठाया। एक इस बात को छोड़ करके गांधी की अनेक दृष्टिकोण से आलोचना का प्रयास किया जाता है, वो सबका अपना अपना मंतव्य है, मर्जी है, सोच समझ है, उसमें रोकना मेरा ध्येय नहीं है। लेकिन गांधी का अगर चरित्र चित्रण स्पष्ट किया जाता है तो उसका ये पक्ष भी कहा जाना चाहिए। जहां तक स्वदेशी की बात है, स्थानीयता की बात है, मानव स्वतंत्रता की बात है, या देश की बात है, ये शब्द गांधी, दयानंद,
उससे पहले जो महापुरुष अनेक हुए उनसे पहले का भी है, ये सब मिलते हैं। तब पूरा साहित्य रखा हुआ है दुनिया के सामने, लोग चर्चा करते आ रहे हैं, ये शब्द पूर्व के हैं। गांधी ने स्वराज्य शब्द विकसित नहीं किया, पैदा नहीं किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस प्रकार गांधी स्वराज्य का एक प्रकार से स्पष्टीकरण करता है, चरित्र चित्रण प्रस्तुत करता है आम आदमी के सामने, वो किसी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया। और मैं ये भी बात समझ पाता हूं कि विचारकों की जो बात है, ऐसा कोई विचारक आज तक धरती पर मुझे दिखाई दिया नहीं है, कई सारों के बारे में मैंने पढ़ा है, जो किसी ना किसी अपने पूर्व के विचारक से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठोर पकड़े हुए ना हो, पकड़े हुए रहता है। लेकिन किसी अन्य विचारक को वो इस प्रकार डिनाई नहीं करता कि उसका कोई महत्व नहीं है, उनको जानता नहीं। गांधी का बुनियादी विचार जो पूरी दुनिया में उसका चरित्र इस प्रकार स्थापित है कि गांधी की मृत्यु को जितने दिन ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, गांधी की प्रासंगिकता समाज में बढ़ती चली जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि वो राज्य शक्ति के उन्मूलन की केवल बात नहीं करता, वो सामाजिक स्वतंत्रता को की बात करता है, उसको समझने की बात करता है। मैं बार बार यही बात, एक मेरे जो गांधी का जो मुख्य बुनियादी दृष्टिकोण है, मुझे यही समझ में आया है। मैंने ये बात अपनी 2 बार दोहराई है अपनी चर्चा में, इसमें 2-3 मिनट की बात में ये मैंने कही है। धन्यवाद जी। और साथी बताएं। हाँ जी, सभी साथियों के लिए नमस्कार। बताइए मदन जी। पूरे भारत में गांधी जी को मतलब 2 तरह से जाना जाता है। कुछ गांधी जी के विरोधी हैं, एक पक्ष विरोधी है, और दूसरा मतलब उनकी सिद्धांत नियमों को जो है प्रशंसा भी करता है। लेकिन हकीकत यह है कि गांधी मतलब शांति प्रिय थे, अहिंसाकारी थे, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए अहिंसा से काम नहीं चलता है। अगर एक गांव में 4 व्यक्ति चोरी करने के लिए आ जाएं हथियार लेकर, और गांधी के सिद्धांत पर सभी मतलब चलें, ना उन्हें मारें, ना लताड़ें, ना उनको कुछ भी ना करें, तो वो सारा माल लूट ले जाएंगे, और जो विरोध करेगा उसका कत्ल मार भी देंगे। अगर लोग सामूहिक रूप से गांव के लोग उन पे अटैक करेंगे तो पकड़ भी लेंगे। और गांव कोई 2-4 व्यक्तियों का तो होता नहीं, कम से कम उसमें 500, 600, 700, 1000, 1500, 2000 लोगों की आबादी होती है। तो अगर हम गांधी के नियम सिद्धांतों पर चलते तो हमें कभी सफलता नहीं मिलती। स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद ने गोली से मारा था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने मतलब उसको अच्छा बताया था कि मतलब उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मतलब हर तरह से उसकी प्रशंसा करी अब्दुल रशीद की। दूसरी तरफ भगत सिंह और सुखदेव को इनको फांसी लग रही थी। तब भी मतलब एक अंग्रेज कहता है कि मतलब अगर गांधी और नेहरू ये अगर मतलब आवाज उठाते, कुछ मना करते, तो हम इनको फांसी नहीं लगाते। ये दोनों व्यक्ति मुख से भी नहीं बोले। तो इस तरह से गांधी के कुछ कारनामा जो थे वो समाज विरोधी थे। और मतलब ये तो बात सही है कि वो शांति प्रिय थे और युद्ध नहीं चाहते थे। और मतलब जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जिसकी इच्छा हो वो मुसलमान जा सकता है, पाकिस्तान में जिसकी इच्छा ना हो वो ना जाए। तो लाखों करोड़ों मुसलमान इस भारत में रह गए, जो आज देश को दुखदाई बन रहे हैं। अगर ये नियम अटल होता, मतलब बलपूर्वक ही किसी तरह से सभी नेताओं की सहमति लेकर इनको मतलब पाकिस्तान भेज दिया जाता, तो मतलब इतना अन्याय अत्याचार भारत में जो हो रहा है अपने ही देश में, अभी पिछले दिनों में कितना अत्याचार हुआ है वेस्ट बंगाल में। लाखों हिंदू घर छोड़कर मतलब प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मार पीट के माँ बहनों की इज्जतें को लूटा जा रहा है, उनको घर बार जमीन संपत्ति सब छुड़ा के, और मतलब वो सरकारी स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। तो इस तरह से मतलब
सदा जो है गांधी जी ने मतलब इनको दूसरे मजहब वालों को सदा मतलब सहयोग दिया, उनकी प्रशंसा की। कहीं भी अगर कोई हिंदू मारा जाता उस समय आजादी के मतलब जब देश गुलाम था, तो ये सदा प्रशंसा करते करते, और जो हिंदू मर गया वो मर गया। तो इस तरह से गांधी के कुछ कारनामा मतलब अगर सही होते, उनका सही मार्ग होता, तो नाथूराम गौड उनको गोली ही क्यों मारता। तो इसलिए मतलब ऐसे तो नाथूराम ने भी मतलब गलत करा, उसने गोली मारी, कोई और रास्ता ढूंढता, गोली मारनी थी तो उसे जिन्ना को मारता, लेकिन उस पर नहीं रुका गया। उसकी विचारधारा ऐसी थी कि मतलब कुछ क्या उन्होंने ऐसा गलत अपराध करा गांधी जी को, जो उसका दंड उसको गांधी जी को भुगतना पड़ा। तो ये बात तो सही है कि भारत में दो तरह के लोग हैं, गांधी जी की प्रशंसा भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। विरोध यूं करते हैं, उनकी बुराई यूं करते हैं कि उनके कुछ कारनामे गलत थे, हिंदू हितैषी नहीं थे, मुसलमानों के हितैषी थे, इसलिए उनका मर्डर किया गया। अगर यूं भी बताते हैं कुछ मनुष्य, अगर वो नहीं मारे जाते तो आज पाकिस्तान अलीगढ़ तक होता। तो इस तरह से जो है गांधी गांधी समाजवाद की बात तो करते थे, लेकिन समाजवाद को उन्होंने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। गांधी सिद्धांत और जो भी मतलब अहिंसाकारी थे वो, लेकिन सब काम जो है अहिंसा के बल पर नहीं प्राप्त, सफलता अहिंसा के बल पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। जहां अहिंसा जरूरी होती है, जहां हिंसा जरूरी होती है, वहां हिंसा से ही सफलता मिलती है। अगर सारा देश अहिंसाकारी में बन जाए भारत, तो कभी जीवन में मतलब सफल ना होगा और दोबारा गुलाम हो जाएगा। बस इतना ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। किसी साथी का कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो रख सकते हैं। भैया जी 1 मिनट की बात है मेरी। मैं भी, जी बताइए। चूंकि गांधी जी विचारक थे, और आज हम जो समीक्षा कर रहे हैं वो समीक्षा कर क्यों रहे, क्या चाहिए हमें, ये बेसिक सा प्रश्न है। चूंकि गांधी जी विचारक थे, उनके विचारों की समीक्षा उन्होंने क्या प्राप्त किया और कैसे प्राप्त किया, इसके लिए हम थोड़ा अगर पूर्व में जाएं तो प्रारंभ से देखें, राजनीति सत्ता केंद्रित रही है। सत्ता में कैसे आए, सभी का एक ही ध्येय रहता है कि सत्ता में कैसे आया जाए और फिर उसको बनाए कैसे रखा जाए, उत्कर्ष के सर्वोच्चतम बिंदु पर पहुंच करके वहां स्थिर कैसे हुआ जाए, यही जुगत सबकी रहती है, जितने भी राजनेता हैं। तो प्रारंभ में जो राजा बनते थे तो वहां तलवार के जोर पर बनते थे, आमने सामने का संघर्ष होता था। फिर विचारक आए तो इससे कैसे निपटा जाए, तो उन्होंने बीच में पशुओं को लेकर के आ गए, हाथी घोड़ा ऊंट, ये युद्ध का हिस्सा बन गए। तो इनकी महत्वता बढ़ गई, क्योंकि जिसकी सेना में हाथी होते थे वो विजयी घोषित होता था, वो हो ही जाता था निश्चित, क्योंकि शक्ति का संचय उसके पास ज्यादा था। अब हाथी से कैसे निपटा जाए, तो तोपों को फिर विचारक ने विचार किया, तोपों का ईजाद किया। ये विकास का प्रादुर्भाव है हमारी शक्ति का। ये विचारक ही तो हैं जो रास्ता खोजते हैं। हाथी का भी अंत हो गया उससे, हाथी परास्त हो गया तोप से। उसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने और अच्छा तरीका खोजा, उन्होंने बंदूक बना ली। बंदूक बना ली, तोपें भी फेल हो गई उस बंदूक के सामने, और उन्होंने उस सत्ता को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद अब इसका बंदूक का कैसे समन किया जा सकता है, तो
गांधी जी आए, उन्होंने सारी चीजें सोची। हमारे विद्वानों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी और जितने भी समाज सुधारक थे, उनसे एक प्रेरणा ली और उनका ध्येय सीधा सीधा एक बिंदु पर जाकर के टिका, वो था मत। हम अधिकतम मत एकत्रित कैसे कर सकते हैं, वही चीज गांधी जी को चरखे में दिखाई दी। चरखे में दिखाई दी और वहीं से उन्होंने हरिजन शब्द को गढ़ा, जिससे कि समाज का आमजन उनसे जुड़ सके, अपना मत उनके साथ में रख सके। जब उन्होंने नब्ज पकड़ ली कि समाज क्या चाहता है, तो समाज के लिए उन्होंने वही काम किया, क्योंकि वो भी राजनेता थे, उनके पास मत हुआ, विद्वान थे, विचारक थे, तो उसको लेकर के उन्होंने समाज में जागरण किया। लोग उनके पीछे आए, क्योंकि समाज की नब्ज पकड़ चुके थे वो, और उसी को लेकर के उन्होंने जनता का एक मुखौटा बन करके उस साम्राज्य को, जो विदेशी साम्राज्य था, उसको खत्म करने का बीड़ा उठाया, समाज को सशक्त बनाने के लिए। क्योंकि स्वावलंबी कैसे बनेंगे? स्वावलंबी जब ही बन पाएंगे जब समाज स्वतंत्र होगा, अर्थात अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो अपने पास से ही करना प्रारंभ कर देगा, तो ही वह स्वतंत्र और स्वावलंबी बन सकता है। और उसके लिए उन्होंने सिंबल बनाया चरखे को, जो कि आम जन के जन जीवन का अभिन्न अंग था। और इसी सिंबल के सहारे जनता उनसे जुड़ती गई, कारवा आगे बढ़ा। और अंततः लेकिन उसमें कुछ धूर्त लोग ऐसे थे, चालाक लोग ऐसे थे, जिन्होंने गांधी को किनारे करके और सत्ता पर स्वयं काबिज हो गए। अब आज इस मत का भी काट हम कैसे देख सकते हैं? चर्चा मंथन इसी बात का है कि इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इस पर विजय प्राप्त करके समाज को, जो आज का मत हमें कमजोर बना रहा है, समाज को कमजोर बना रहा है, वर्ग विद्वेष बढ़ा रहा है, छुआछूत, जाति प्रथा, नस्लवाद, वर्ग भेद, महिला पुरुष में अंतर, इनको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसी बात पर मंथन है। और उस बात का केवल एक ही चीज है कि अब हम ऐसा कौन सा सिस्टम इजाद करें, कौन सा डेवलप करें। मां संस्थान जिस काम में लगा है, लेकिन अभी हम किसी सिस्टम को नहीं समझ पाए कि सिस्टम कौन सा शुरू करें, जिससे कि इसका काट मिले और जो हमारे राजनेता हैं उनकी बागडोर हमारे हाथ में आ जाए, जिससे हम जैसा उन्हें चलाना चाहते हैं वैसा वो चले, जिससे समाज सर्वोपरि हो, स्वतंत्र हो और स्वावलंबी जीवन जीने में सक्षम हो जाए। यही हमारी आज की जद्दोजहद है, जिसके लिए हमारा पूरा जो समुदाय है विचारकों का, इस मंच पर बाबा ने जो मंच दिया है, मां संस्थान, इसमें बैठ कर के मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है आज। अब इसमें ग्राम स्वराज वही एक चीज आती है कि ग्राम स्वराज अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए, लेकिन कैसे, वही आज प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पूर्ण रूप से खोजने में हम लोग भी असमर्थ रहे हैं। यही मेरी बात थी। आगे और लोग रखेंगे विषय, चूंकि समय कम है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न भी रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहें?
नहीं भाई साहब, कुछ नहीं कहना है, बात तो आ ही गई है, जी। सारी बात आ गई। देख रहे हैं मनोज भाई साहब बहुत दिन बाद जुड़े हैं, बुलंदशहर वाले प्रधान जी, आप कुछ अपनी बात रखिए। शायद सुन नहीं पा रहे हैं या उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है। जी 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 जी। मैं सुन रहा हूँ लेकिन सिर्फ सुन रहा हूँ बस। लेकिन आप अच्छा बहुत ठीक आवाज दिन आ रही है बाद मुझे। जुड़े भाई साहब। चक्कर क्या, बच्चे की क्लास चलती थी हाँ, फोन में, कोई बात नहीं, कोई तो बात इसलिए नहीं जुड़ पाए। बच्चों को दूसरी व्यवस्था कर दी गई है, अब हम कंटिन्यू जुड़ेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। वैद्यराज जी भाई साहब कुछ कहेंगे? नहीं भैया जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये मार्गदर्शक महासंस्थान जो है, संविधान सभा नाम होने के बाद नाम यही भी रहेगा कि दूसरा भी रहेगा? उसका उनका कुछ अलग से मंच रहेगा? मैं समझा नहीं, आप दोबारा संवि- पूछ। संविधान सभा का क्या अलग से मंच रहेगा मार्गदर्शक के अलावा, कि मार्गदर्शक का नाम संविधान सभा हो गया? नहीं 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 नहीं, एक अलग व्यवस्था पूरी बनेगी, क्योंकि सिर्फ संविधान पर डिस्कशन होगा और मान लीजिए सत्र बैठेगी तो पर्याप्त चर्चा होगी उस पर, एक ही विषय पर, तो वो एक अलग मसला रहेगा उसका। आएगा, सामने आएगा, अभी पूरी रूपरेखा पर काम हो रहा है, काम बन के सामने ठीक। आ जाए तो आ जाए। आज के विषय पर कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बस मेरी जानकारी कम है गांधी इतिहास के बारे में, इसलिए मैं सुन रहा था। नहीं ठीक है, गांधी के बारे में तो है क्या ना, कि जो व्यक्ति राजनीतिक विरोध और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति और सत्ता से दूर जाने के बाद वाला जो मसला होता है, वो निशाने पर अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके बारे में कहानियां बहुत सारी गढ़ भी ली जाती हैं। उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने। गांधी के बारे में बाबा जी जो विचार रखते हैं वो तो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो उन्हीं को दोहराने से कोई मेरे को मतलब ही नहीं है। हाँ नहीं ठीक। बाबा जी जो मेरे को आज तक बताए हैं गांधी के बारे में, उन्हीं विचारों को मैं समझता हूँ ठीक और बात। दूसरे लोगों को भी सुन रहा हूँ। आज बहादुर सिंह यादव जी का माइक खुल गया लग रहा है। हाँ हाँ भाई साहब। नहीं भाई, मेरी बात आप सुन कहाँ रहे हैं? जी बाबूजी प्रणाम, आपकी आवाज आ रही आप है, मेरी बोलिए ना। बात नहीं सुन रहे ना? नहीं नहीं, जी सुन रहा हूँ। अब तो आ रही है आपकी आवाज, क्या बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है बाबा। आपको, थोड़ा वीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था। अब आ रही है आवाज? आपके यहाँ नेटवर्क बहुत वीक है, नहीं आ रही। बोलिए स्पष्ट आवाज बोलिए नहीं बाबूजी। आपकी। गायब हो गई। नहीं आप बोलिए ना बाबूजी, आप चिंता मत करिए, आप बोलिए। आज आप खोलना सीख गए हैं तो आप बोलिए, थोड़ा बहुत हम लोग झेल लेंगे, बताइए। मार साहब आप बताएं। क्या? आपकी आवाज साफ आ रही है, आप बोलिए ना, आप जो कहना मैं बहादुर चाहते सिंह, हैं। कट गया भाई साहब का। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए वो। हाँ मुझे लगता है कि जैसे श्रीकांत जी तो जो है वो मौन व्रत पर चले गए हैं लंबे समय के लिए। हाँ। ठीक तो है, किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात है तो रख सकते हैं। कल का कुछ विषय बताएंगे भाई साहब? कल का विषय हम लोग सोच रहे थे, जो प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी का जो स्टेटमेंट आया था उस पर हम लोग विषय कुछ रख लें, हाँ रख सकते हैं। दो या विषय। किसी दो के पास विषय। कोई अच्छा सुझाव हो तो दे सकते हैं अभी। मेरे पास दो सुझाव हैं। एक, आप जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई है भाजपा, हाँ। उसके पक्ष विपक्ष पर भी हम लोग खूब अच्छे से विचार कर सकते हैं। एक मुद्दा ये है, और एक मुद्दा और था। हाँ ये हाँ
राष्ट्रपति ये के चर्चा 14 सार्थक रहेगी, हमारे समझ से ठीक रहेगा। हाँ, राष्ट्रपति के 14 सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ बैठी है 5 जजों की, जी जिससे लगातार सुनवाई चल रही है। पक्ष विपक्ष दोनों कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन अगर हम लोग और रुक जाते हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सारी सुनवाई समाप्त हो जाए, तब अच्छा विषय रहेगा चर्चा करने का। जैसे आज जो चर्चा हुई ना भाई साहब ब्रजेश जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत शानदार चर्चा हुई। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा बहस में कि वास्तव में न्यायिक सक्रियता का हम शिकार हो गए हैं और हम लोग खुद ही अपनी सीमाओं को उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, इस विषय को अभी थोड़ा रुक जाते हैं, हाँ हाँ क्लियर हो जाए मामला जो है, 2-3 दिन में जो भी निर्णय आना होगा। अभी तो उन्होंने जवाब लिख के राष्ट्रपति को भेजे नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी भेजे नहीं, अभी तो वो 8 दिन तक सुनवाई चलेगी। हाँ, तो जब वो जवाब लिख करके भेज देंगे तब उन जवाबों पर जो है हम लोग चिंता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ओवर रीचिंग हुई है, और इस ओवर रीचिंग के कारण या उसका निवारण या उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा न्यायपालिका को ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी ज्ञानंद भैया जी, ये सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की, इसका लाइव होता है क्या? हाँ, लाइव भी होता है और तमाम सारे पत्रकार, तमाम सारे वकील जो उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग शाम को अपनी ब्लॉग्स भी बनाते हैं, वीडियो डायरी भी बनाते हैं, जो ऑलरेडी आसानी से यूट्यूब पर देखा जा सकता है। जी ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं फिर। जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।